अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, व्यापारी वीटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम डालते हुए नजर खुसूसी खबर की जानिब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। बरोज़ जुमेरात सुबह 10:30 बजे नज़द एतबार चौक ऑफिस मीरालम मंडी हज़रत अल्लामा सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब के ज़ेर सदारत इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। रशीद शरीफ प्रेसिडेंट की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले आला ओहदेदारों के साथ दीगर आला हस्तियाँ भी मौजूद थीं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी मुसलमानों को एक जहीती में रहने की बात की गई। आए दिन मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और सभी हिजाब पर और लड़कियों के लॉ पर सभी पर उन्होंने रोशनी डाली है और कहा है कि मुसलमानों को फ़िरक़ा में बंटने के बजाय एक जहती में रहना चाहिए। सुन्नी शिया और देवबंदी करना छोड़ दें और सभी उलमा इकराम को भी इसकी ज़िम्मेदारी के बारे में बताया। सभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आला ओहदेदार ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और इस कॉन्फ्रेंस को रखने का मकसद बयान किया है। आए सुनते हैं तफसीली रिपोर्ट सैयद इस्माइल की बियाबानी न्यूज़ पर ख़ास रिपोर्ट। इसी तरह के मालूमात के लिए बियाबानी वीएनटी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। ये शरीयत के जरिए से जाहिर होता है। हम जब पर्सनल्लाह की बात करते हैं तो शरीयत के एक छोटे से हिस्से की बात करते हैं। जाहिर है कि अंग्रेज़ों ने हमें इस इज़्तिरारी हालत में मुब्तला कर दिया था कि हम पर्सनल्लाह पे राजी हो गए और उसके बाद वो तक़सीम हुआ 1972 में बम्बई में पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम हुआ। फिर हैदराबाद की सरज़मीन पर बाकायदा उसका निज़ाम 1974 से शुरू किया गया और पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने दायरे में बड़ी खिदमत अंजाम दी। अगर तवील अरसे से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी बेजान सा हो गया है और उस पर भी हमले हैं, जबकि वो शरीयत का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी निकाह, तलाक और खुला और हिबा और मीरास, ये चंद मसाइल हैं जिनके बारे में पर्सनल लॉ के तहत बात की जाती है। मेरी जो बात है वो पर्सनल लॉ के तहत नहीं होती, क्योंकि मैं 1974 से पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके स्टेज से हमेशा ये कहता रहा कि अल्लाह ने हमको पर्सनल लॉ नहीं शरीयत अता फरमाई है। इरशाद बारी ताला सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा, हमने तुमको इस दीन की एक शरीयत दी है, कानून दिया है, उसकी पैरवी करना। और ये भी फरमाया गया है शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। यानी अल्लाह ने शरीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जिक्र फरमाया कि नूह को भी और इब्राहीम को भी और मूसा को भी और ईसा दूसरे दिन तख्त से उतार के फेंक दिया जाए। ये तो हिम्मत नहीं है, वो मुनाफिकत है, वो निफाक है। निफाक ज़बान से कुछ और अमल में कुछ हो चुका है। जमहूरियत पर जो है आप खुला जो जैसा शूट किया जाता नहीं किया गया। बहरहाल वो शरीयत से दस्तबरदार होने का ऐलान करने की हिम्मत दिखा दें, कह दें कि हम अब शरीयत को नाफिज नहीं करेंगे। मैं आपको ये यकीन के साथ बताता हूँ, दूसरे दिन आले सऊद रहेंगे और रह गया हिंदुस्तान में जो गलतियां हो रही हैं, आलम अरबी में हो रही हैं, आलम इस्लाम में हो रही हैं, बड़ी बड़ी भयानक गलतियां हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं। नफाज में गलतियां की जाती हैं, जुल्म किया जाता है, जाती होती है। हमें उस जुल्म के मुकाबले में खड़ा होना है। जालिमों के मुकाबले में पूरी कुव्वत से हम खड़े थे, खड़े रहेंगे और जहाँ जहाँ भी मुतालबा करना होगा हक का और इंसाफ का, वहाँ मुतालबा करेंगे। हम दबने वाले लोगों में नहीं, हम पूरी मिल्लत को मुत्तहिद करके तेलंगाना के निज़ाम को भी बदल देंगे। निज़ाम बदलेगा इत्तेहाद से, निज़ाम बदलेगा आपस के इत्तेफाक से। एक दूसरे की जो टांग खींचते हैं, पगड़ियां उछालते हैं, जो मुजरिम जो फिरकों में बांटते हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये मुकल्लिद है, ये गैर मुकल्लिद है, जो ये तकसीम करते हैं वो मुजरिम लोग। अब उनके जराइम से उम्मत को निकाल कर मिल्लत का इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। जी साहब आज साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
जो तकरीबन 8-9 महीने से ऐसे हुआ है कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक बड़ा मकसद है। जब हम लोग यूपी के इलेक्शन गए थे तो वहाँ पे अखिलेश यादव से मिले थे, खास तौर पे यहाँ से हैदराबाद से टीम गई थी कि वहाँ पे पता चला कि तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं, 24 करोड़ वहाँ पे पॉपुलेशन है जिसमें 5 करोड़ मुसलमान हैं। एक यहाँ से टीम बना के ये सोच के गई कि भाई जाके वहाँ पे अखिलेश से बात कर सकेंगे अगर तो मुसलमानों के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आप यहाँ की जो आबादी है 5 करोड़ की, अगर वहाँ पे अगर अच्छी आप अगर ऐसा पैकेज देते हैं तो इंशाल्लाह हैदराबाद से आए हैं, कुछ वहाँ के लोगों से बात करके इकट्ठा करके उनको एक करके आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप अच्छा पैकेज दिए, आप हमारे बारे में ना सोचें, हमारे पैकेज के बारे में ना सोचें, हम एक जज्बे से आपके पास आए हुए हैं। तो अखिलेश यादव से की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई इस बारे में। वो बताए कि भाई कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई है जो ये तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों में है, तो आप उनसे बात करें। जब बात करने गया तो देखा मैं तो जो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी जमातें हैं वहाँ पे उन तमाम के ख्याल बहुत अलग। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राबी हसन नकवी, मौलाना राबी हसन नकवी साहब से भी मुलाकात किया, एक नहीं 4 बार मुलाकात की। वो बताए हैं कि भाई मेरी उम्र ये हो गई है, 90 साल के ऊपर हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता। चलिए मैं अरशद मदनी साहब का भी नाम लेता हूँ, उनसे भी मुलाकात किया तो उन्होंने ये बोले कि हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, अभी मेरी उम्र ये हो गई है। तो हर तरीके से मैं वहाँ पे मुलाकात हमारी वहाँ पे हमारे मौलाना सलमान नकवी साहब से, जब उनका जज्बा देखा तो 1 से 4 बार उनके घर चले गया और जाके कहने लगा, मौलाना मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक कमी बड़ी महसूस होती है सरपरस्ती की, तो अगर आप हैदराबाद यहाँ के बारे में भी अगर कोई प्लान करते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा हमारा। तो मौलाना हाँ भरी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौलाना को बुलाए हैं, हैदराबाद बुला के ऐसे ये प्रोग्राम रखे हैं कि मौलाना साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन ना हो। मैं हर जगह कर्नाटक गया, मद्रास गया, केरला गया, आंध्रा गया, सब मुस्लिम इकराम से मुलाकात की और बताया कि अगर आज के हालात में अगर हम इकट्ठा होते हैं, आज के हालात में हम अगर एक होते हैं, मेरे को साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब मुफ्ती फारूक साहब यहाँ पे बैठे थे, तो मैं जब उनसे आंध्रा जाए, जब उनसे बात हुई तो मैं मुफ्ती फारूक साहब को ये बताया कि मुफ्ती फारूक साहब मेरे को सदारत की जरूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल सदारत की जरूरत नहीं है, आप काबिल है, आप मुफ्ती है, आप आगे बढ़िए। ये काम होना चाहिए, पूरे मुसलमान इकट्ठा होकर इकट्ठा होना चाहिए। आज मैं तेलंगाना में, मैं आज हैदराबाद का टीआरएस पार्टी से एमपी कॉन्टेस्ट करा, हैदराबाद कॉन्टेस्ट करा 2014। आज हालात देख रहा हूँ, बहुत तेजी से बता, हमारी पार्टी के भी हालात बहुत तेजी से बदल रहे। आज जितने भी वादे जो केसीआर साहब किए थे उसको पूरा करता हुआ नहीं देख रहा हूँ, और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं, उनको उनके वादे याद दिलाने वाला भी नहीं। तो ये चीज अगर हम आज पूरे साउथ को इकट्ठा करके हमारे हुकूमत से बात करें तो मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है कि उनके वादे पूरे कराने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है। आज हमारे पास लखनऊ से, केरला से ग्रैंड मुफ्ती साहब ऊपर साहब के दामाद आए हुए हैं। आज वहां पे जाके देख के बड़ी खुशी हुई। एक नॉलेज सिटी, एक ऐसी नॉलेज सिटी जहाँ इंग्लिश के साथ अरबी तालीम होती जाए, हिफ्ज किया जा रहा है, आलिम कोर्स किया जा रहा है, मुफ्ती कोर्स के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। वहाँ पे लॉ कॉलेज देखा मैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज देखा, वहाँ पे इंजीनियरिंग, 202 यूनिवर्सिटी, उनके 224 एकड़ पे काम चल रहा है। बड़ी खुशी हुई जो तालीम वो लोग जो बेड़ा उठाए हैं तालीम का, जो बच्चों को तालीम और पेन दे रहे हैं, वो देख के बड़ी खुशी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद में भी मैं अपने जमात से, टीआरएस जमात से मुतालबा करा हूँ 150 एकड़ जमीन के लिए। अगर वो जमीन मिलती है तो वो नॉलेज सिटी हैदराबाद में भी है, तो इंशाअल्लाह बच्चों के 1 लाख बच्चों को पढ़ने की तालीम का इंतजाम केरला वालों ने किया है। तकरीबन पूरा केरला
99.9% तालीम याफ्ता लोग हैं। आज हमारे पास चबूतरे, हमारे पास कत्ल गारतगिरी, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मुसलमान के हालात क्या है? यहाँ की जमात भी अगर चाहिए तो पूरे मुतालिबे पूरे कर सकती थी। केसीआर के वादे जो थे वो पूरे करा सकते। हम लोग यहाँ पे उस्मान साहब बैठे हुए हैं, उस्मान शरीफ साहब बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ी टीम यहाँ पे। आज हम लोग मेट्रो के लिए मौलाना इतनी कोशिश करें, हैदराबाद में हमारे सामने से 5.5 किलोमीटर बाकी तिलकगांव बाकी, यहाँ से अगर मेट्रो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी को ट्रांसपोर्ट मिलता है। यहाँ के लोग जाके गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, मादर वहाँ पे काम कर सकते जाके। आज वो भी ऐसे सहूलत रोकी गई। मैं पूछता हूँ कि ये किस किस्म की आपकी जो जमात यहाँ की लोकल जमात है, ये क्या खिदमत है ये लोगों की? मैं तनकीद पे तनकीद बराबर अब तक करूँगा जब तक हमारा हक नहीं मिला। इनका पीछा किसी किस्म से नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे यहाँ की पार्टी। अगर जब आप दोस्त हैं, अगर जब आप हमारी पार्टी के दोस्त हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे उसका फायदा होना चाहिए। ओल्ड सिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। अब 12% आज तक नहीं हुआ, जबकि पूरे मुल्क में आप घूम रहे हैं। आज तक है तो बजट हमारा बिल्कुल नहीं के बराबर है। SC/ST का बजट 12,000 करोड़ 9,900 करोड़ का बजट वो लोग का है, हमारा सिर्फ 1,700 करोड़ का बजट। ये क्या तमाशा है? इस किस्म की कामा होना नहीं चाहिए। आज हम सब, मेरी एक ही मकसद मेरा है कि साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सन वोट डालने का, सिर्फ पूरों को हमारे 5 स्टेट की ताकत को एक करना है। ऐसे हमारे साथ माशाअल्लाह सलमान नकवी जैसे साहब जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारे उस्मान साहब जो मक्का मस्जिद के खतीब जो सालों साल खिदमत की है। कई लोग हमारे साथ इस वक्त आंध्रा से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं, मद्रास से जुड़े हैं। आज है तो माशाअल्लाह हैदराबाद की भी कई मौलाना यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नई शुरुआत यहाँ पे हमको कोई सिर्फ ठहराना नहीं है। यहाँ पे तेलंगाना में हमको सिर्फ यही याद दिलाना है कि यहाँ पे तुम ना हिंदू, ओल्ड सिटी में हिंदू जितने हैं उतने मुसलमान भी रहते हैं। एकदम सौतेला सुलूक बंद कीजिए। इस वक्त है सो आपका इलेक्शन सामने है, जो भी आपके वादे उसे पूरे कीजिए। और मैं असद साहब से भी बहुत अदब गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे CM साहब वादे किए उसको पूरा कीजिए। अगर ये नहीं होता तो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन का वोट आपके सामने और TRS के सामने जरूर ठहरेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और दीगर हाजिरीन महफिल, हमारे साथी भाई ने सवाल किया कि UCC कॉमन सिविल कोड का मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले मैं आपके ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ कि UCC मुसलमानों के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि नागा मुद्दा हो। हम पहले सियासत करने के लिए मैदान में कूद जाते हैं और आ बैल मुझे मार का काम हम सबसे पहले करते हैं। जब तक के UCC नाफिज हो नहीं सकता, जब तक के नागास का, मिजोस का, जितना भी उधर का मामला सार्ट आउट ना हो सके, हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नाफिज नहीं हो सकता। और जितनी भी तहजीबें हिंदुस्तान में हैं उन तमाम को एक जा लाना ये हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन सियासी मामलात हैं, सियासी मैदान है, ये काम होता है। और आपके सामने चंद बातें मैं अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत ने अभी शरीयत वोट की बात की, पर्सनल वोट की बात की, तो मैं ये बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हालिया में मुस्लिम पर्सनल वोट की जानिब से जो कुछ भी कारकर्दगी रही उससे जुनूबी हिंद में और शुमाली हिंद में कई ऐसे दानिश्वर मुसलमान हैं जो इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल ही तौर पर मुतमईन नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो मामलात बाबरी मस्जिद के वक्त पेश आए और उस बात को जब मैंने नेशनल मीडिया पर रखी तो बहुत सारे लोगों की मुखालिफत मुझको सहनी पड़ी, लेकिन मैं मुखालिफत किए बगैर
पहले भी बोला हूँ और आज भी मेरी मौजूदगी इस बात की दलील है कि मैं किसी मुखालिफत की परवाह नहीं करता। हम कौम और मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहते हैं। जब तबलीगी जमात पर हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही थी, नेशनल मीडिया की जानिब से तनकीद की जा रही थी, तो मैंने बिला किसी परवाह तबलीगी जमात का डिफेंड किया, तायीद की, और उसका मुझे काफ़ी भुगतान भी भरना पड़ा, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। रहा सवाल साहब के मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो कारकर्दगी आज तक रही, बाबरी मस्जिद के वक्त हजरत इस बात की गवाही देंगे जो मुसालिहत की जो बात आई थी उसको रद्द कर दिया गया। नतीजा ये रहा कि हमें एक इंच ज़मीन भी वहाँ पर मैसर नहीं हुई। अब आज ज्ञानव्यापी का है, शाही ईदगाह का मसला है। अगर हम ऐसे मौके पे आज भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल के दिन वही सूरत हाल पैदा होगी जो आज बाबरी मस्जिद की हुई है। और रहा सवाल कि मौजूदा जो मरकज़ में हुकूमत है उनकी जानिब से कुछ दिल लुभाने वाले बातें की गई है। वैसे भी हमारे साथ हर वक्त दिल लुभाने की बातें की गई, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 70 साल से मुसलमानों का दिल लुभाया ही गया है, लेकिन माजी को भूलते हुए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर कोई जोड़ने की कोशिश करता है तो मुसलमान जोड़ने के लिए तैयार है। मैं इशारों में कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि आप फला पार्टी की बात कर रहे हैं, फला पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर कोई जोड़ना चाहता है तो हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकी माना में जोड़े तो सही। ऐसा ना हो कि जोड़ के नाम पर बुलाएं और वो फेविकॉल डुप्लीकेट निकल जाए, जोड़ एक सेकंड में टूट जाए, जिस तरीके से माजी में टूटा था। मुसलमानों की बदकिस्मती और परेशानी यही है कि हम हर वक्त मुंतशिर रहे, मसलकों में बटे रहे और हमारा फ़ायदा हर सियासी जमात उठाती रही। तो ये जो कोशिश हमारे राशिद शरीफ साहब की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साउथ की जानिब से, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, कोई भी लेवल हो, हर लेवल पर यह ज़रूरी नहीं है कि हम लब्बैक कहें या उससे एतराज़ करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि उस लेवल पर हम मुत्तहिद हो जाएं। आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि मुसलमान तमाम ही मसलकी झगड़े छोड़ते हुए एक जमा हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, ताकि हम मुत्तहिदा तौर पर आने वाले हालात का जमहूरी अंदाज में मुकाबला कर सकें। लेकिन मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और राशिद शरीफ साहब की जो कोशिश है ये मुत्तहिद करने की है, तो अल्लाह ताला इस काम में कामयाबी अता फरमाए।